हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लेना। जो बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, एक बार हमने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, वो इनका रिवीजन कर लेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वे बच्चे एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और हर एक क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि उनका कोई भी डाउट ना रहे। और बच्चों मैं बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करने का फायदा तब मिलता है जब आप किसी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, कोई भी गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसमें हम आप लोगों को लिए मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। वहाँ पर आपको कई सारे मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए गए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के भी। तो आप लोग जाकर वहाँ पर जुड़ जाइए, सॉल्व करिए, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक प्यारा सा जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे डायरेक्टली जरूर पूछेंगे, ठीक है। और जो भी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करा है उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर उनको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 ग्राम जल 90 ग्राम जल में, समझो 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करो। देखो मैंने आप लोगों को मोल प्रभाज निकालना सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर इस मोल प्रभाज सूत्र को हम कैसे निकालेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल जाएंगे। देखो सबसे पहले हमें इसमें जो है दिया गया है इसके बारे में हमें बात करनी। देखो 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज हमें निकालना। देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम H2O के मोल निकालेंगे। हम लिखेंगे H2O के मोल। अब बच्चों H2O के मोल कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। H2O का आप अणुभार निकालेंगे, मोल को हम स्मॉल n से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इस वाले मोल को n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम होता है, अपोन में मॉलिक्यूलर वेट होता है, सूत्र A होता है वेट इन ग्राम अपोन में मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट इन ग्राम हमें दिया गया है 19 दिया गया है। अब अगर इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 16 दूनी 16 और 2 18 हो जाएंगे। और 18 पंचे होते हैं 19 यानी कि 90, यानी कि n का जो मोल आ गए हैं वो 5 मोल आ गए हैं। यानी कि H2O के जो मोल आ जाएंगे वो आपके 5 मोल आ जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 का मोल के मोल निकालेंगे, के मोल। इनको हम लिखेंगे कैपिटल N से। मोल निकालने के लिए हमें इसका अणुभार पता होना चाहिए, तो C6H12O6 का मोलिकुलर वेट या आप कहेंगे अणुभार, एटॉमिक वेट, अणुभार निकालेंगे इसका। अब अणुभार इसका कैसे निकालेंगे, देखो एक कार्बन के लिए हम 12 प्रयुक्त करते हैं और हैं कितने कार्बन, 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन के लिए 1 लिखते हैं, हाइड्रोजन के 1 होता है, लिखते नहीं है, तो 12 है तो 12 हो जाएगा। प्लस आप लिखेंगे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इनटू में 6 है, तो इनको हम सबको जोड़ देंगे। 12 छिंग आपके हो जाएंगे 72 यानी कि 72, 12 एक 12 हो जाएंगे और 16 छिंग 96 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एक बार जोड़, इन तीनों मानों को जोड़ लेंगे। 6 2 8 और 2 10 का 0 हंसी लगाए 1, 9 2 11 और 7 17 1, 9 2 9 1 10 और 7 17 1 18, 118 इसका मोलिकुलर वेट, यानी कि m का मान 180 है। अब इसके मोल निकालेंगे, इसके मोल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल N से। वेट इन ग्राम अपोन में होता है मोलिकुलर वेट। देखो अब वेट इन ग्राम कितना है, 1.8 ग्राम दिया गया है, 1.8 ग्राम है बच्चों, 1.8 ग्राम कितना है, 1.8 ग्राम अपोन में रहेगा 180, 180 हटाएंगे दशमलव, नीचे बढ़ा देंगे एक 0, समझ में आ गया। इसको भाग करेंगे 18 1 18 1, यानी कि आपका बचा 1/100 मोल, ठीक है। इसको हम अभी और सॉल्व करेंगे, लगाएंगे दशमलव, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे दशमलव लगा कर, और 100 1 100, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल N का मान आ गया है वो 0.01 मोल आ गया।
यानी कि बच्चों हमारे जो ग्लूकोज के मोल आए हैं वो आए हैं 0.01 मोल। अब हमें निकालना है ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे C6H12O6। आप ग्लूकोज लिख सकते हैं का मोल प्रभाज। अब बच्चों मोल प्रभाज या इसी को कहते हैं हम लोग, कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल सकता है मोल अंश। इक्वल टू क्या होगा, हमें निकालने किसके हैं, ग्लूकोज के, तो जिसके निकालने हैं हम उसके ऊपर रखते हैं, अपोन में रखते हैं बिलियन के कुल मोल, यानी कि जो भी हैं उन सभी के मोल, यानी कि जल के भी मोल इसमें फिर साथ में रहेंगे। तो कितने मोल हैं, 0.01 हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा 0.01 प्लस जल के मोल 5 हैं, तो इसको हम जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0.01 अपोन में 5.01। दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल आउट करवा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1.1/501। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर एक बढ़ा देंगे 0, फिर हम एक दशमलव और लगाएं 0 और बढ़ाएंगे तब भी एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब भी हमारा काम नहीं बनने वाला, फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दूना तो जाएगा नहीं, फिर हो जाएंगे 5 दूनी 10, 1002, तो ये एक बार जाएगा तो फिर ये लगभग 9 बार चला जाएगा, यानी कि 0.0019 आ जाएगा इसका आंसर। इतना मोल प्रभाज होगा इसका, किसका, ग्लूकोज का। जल का निकालते तो ऊपर जल का लिखते, अपोन में कुल लिखते, हम उसका जल का निकाल सकते थे। ठीक है, इस तरीके से हमें मोल प्रभाज निकालने हैं। तो देखो इसमें आंसर दिया गया इस तरीके का, नहीं। हाँ देखो बच्चों, हमारा जो तीसरा वाला विकल्प दिया गया है ये सही है, लेकिन हमने इसलिए आपको बताया है कि हो सकता अगर हम डायरेक्टली ये बता देते कि हमारा तीसरा सही है और आपके मन में डाउट रहता कि सर ने हमें ये चीज़ नहीं बताई है, ये तीसरा जो सही है ये कैसे सही है, तो मैंने आपको बता दिया इसका हम इस तरीके से जब निकालेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती, इसको अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, अन्यथा एक इसमें मान कोई चेंज होता नहीं, तो आप याद रख लेंगे जैसे मोलरता निकाली जाती है उसके आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि आप इसको याद रख लेंगे, 55.56 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आप याद रखेंगे परासरण दाब इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से बिलियन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, याद रख लेना पृष्ठ तनाव, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, जो सरफेस केमिस्ट्री आपने एक चैप्टर पढ़ा था उसी का। निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, तो इनमें आप सभी का अगर एक एक करके निकालोगे तो आप पाओगे COCl2 जो होगा इसका सर्वाधिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की गणना की जाती है, तो एक केवी इक्वल टू सूत्र होता है m/tv/w, tv/w 1000/w। ये सूत्र होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको कैपिटल W से लिखते हैं, जो विलय होता है उसको स्मॉल w से, जो विलायक होता है उसको कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा, तो स्वर्ण विलयन का। याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही रटने वाले हैं आपको। निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब, अब हम इनका एक एक करके निकालेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चों लंबा हो जाएगा। तो परासरण दाब निकालना मैंने आपको बताया है, विलयन वाला चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है कि 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता बताना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन ये भी है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो हर एक चीज़ को इजीली इसको कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें वेट कितना दिया गया है, W का मान हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया, आयतन दिया गया 450 ml दिया गया है, ml दिया गया ना। अब NaOH विलयन में घुला है तो मोलरता यानी कि m = हमसे क्वेश्चन मार्क जो कि हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, पहला वाला विकल्प सही है, लेकिन हम अभी मान के चलते हमें नहीं पता इसका कौन सा विकल्प सही है। तो देखो मोलरता निकालने के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, इसको कैपिटल M से यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो W आप इंटू में होता है 1000
डिवाइडेड बाई होता है m इंटू में v, और v जब हमने 1000 ऊपर लिया तो v को हम डायरेक्टली ml में लिख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ml में दिया गया तो ml में ही लिख लेंगे। आप चेंज करना चाहें तो इसको लीटर में चेंज करके फिर सूत्र लगा लें, तब भी आपका आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, w का मान हमें दिया गया 8 ग्राम, इंटू में आपका 1000 रहेगा। अब बच्चों NaOH का आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो कितना होता है NaOH का, जब आप निकालोगे तो Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, इसको आप जोड़ देंगे 16 17 23 40, तो आपका 40 आ जाएगा। तो m का मान हो गया आपका 14 इंटू आपका 450 जो है ml विलियन है, जो कि सूत्र में क्वेश्चन में कह रहा है 450 ml विलियन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, समझ में आ गया। ठीक है, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, समझ में आ गया, यानी कि 4/9 बच गया। हमने लगाया दशमलव, ऊपर बढ़ा लिया 0, 4 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, जितना चाहें 0.444444 आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको या लिख लेंगे 44.5, या आपको ऐसे लिख लेना 0.444, इतना, ऐसा आपको कोई भी विकल्प मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इतना दिया गया 4.4444। ठीक है, समझ में, ये पॉइंट नहीं लगा, यहाँ पर आप पॉइंट समझ लो, ये 4 बना है ऐसे करके, इस तरीके से बना। ठीक है, पॉइंट नहीं लगा, 0.444 मोल है। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, इजीली न्यूमेरिकल टाइप। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है पृष्ठ तनाव, याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो बच्चों क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं। यहाँ पर 10 तो सही है, 10 मोल, लेकिन कैसे आते हैं देखो, हमने मोल निकालना सीख लिया है। मोल कैसे निकालेंगे देखो, जब हमने मोल प्रभाज पढ़े थे तो मोल प्रभाज का सूत्र लगाया था, क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पर निकाले क्या होता है, वेट इन ग्राम होता है अपन में मोलिकुलर वेट। ठीक, देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया गया 180 ग्राम दिया गया, जल का मणुभार में पता है कितना होता है 18.80, 10 आ गया, n का मान कितना आ गया 10 मोल। इस तरीके से यहाँ पर 10 मोल लिखा गया। ठीक है, देखो 4 क्षार धातुएं A, B, C और D है, इनके मानक अपचयन विभव याद रख लेना, अपचयन विभव दिए गए क्रमशः इतने हैं, वोल्ट हैं। इसमें प्रबलतम अपचायक कौन होगा, इसमें प्रबलतम अपचायक वो होगा जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा वही प्रबलतम अपचायक होगा। तो इन सभी में देखते हैं, देखो A का मान A है, B का मान A है, C का मान A है, D का मान A है, तो सबसे प्रबलतम अपचायक जो है वो A वाला है, तो हमारा A वाला विकल्प सही है। यहाँ पर देखो A, B, C, तीन तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने हैं, तो आपको बताना है इसकी अपचयन शक्ति का क्रम देखो कौन सा है। देखो अपचयन शक्ति का क्रम वही निकालेंगे, सबसे ज़्यादा निगेटिव A, फिर A, फिर A, CVA, चौथा वाला विकल्प हमारा राइट है। ठीक है, अगला देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर एक सामान्य सूत्र दिया गया, हाफ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A0। ठीक है, याद रखिए, वेग स्थिरांक का मान जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या फिर घटेगा। जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे और हमने इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व भी कराए। क्या होता है, K = 2.303 अपॉन में T log 10A/A-x होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का अर्धायुकाल में संबंध T हाफ अगर हमें निकालना हो, अर्धायुकाल निकालना हो, तो हम सूत्र लगाते थे K = 0.6932 अपॉन में T हाफ, और हम ज़्यादातर 2 नहीं लिखते हैं, 0.693 तक ही लिखते थे। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग पूर्ण होने में लगने वाला समय जो होता है T हाफ, उसमें क्या होता है कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, याद रख लेना, और एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है।
एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 400 सेकंड है। इसका वेग स्थिरांक देखो यहाँ पर इतना दिया गया है, ऑप्शन सही बताया गया है, लेकिन आई होप आपको पता होना चाहिए कैसे आया है। नहीं पता है तो हम पता करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखो इसको समझेंगे। यहाँ पर इसका अर्ध आयुकाल का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, k = ए वाला लगाएंगे 0.693, इतना ही लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे T1/2, ठीक है, T1/2। अब हमारे देखो मान क्या दिए, इनको देख लो, 400 सेकंड है, ठीक है। k का मान देखो, k = क्या हो जाएगा, 400 सेकंड की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन में T½ T½ का मान दिया गया 400 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है, 400 सेकंड है। अब यहाँ पर हम इस दशमलव को अगर हटा दें तो नीचे 3 जीरो हमें और बढ़ाने पड़ेंगे, समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इन जीरो को हम ना लिखें, 0.693 की जगह पर हमारा 993 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 2 3 4 5 10⁵ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको भाग करेंगे, 4 × 4 बचे 2 भाई 29, 4 × 7 28, 7 × 4 28, 7 बार जाएगा, बचा 1 भाई 13, तो 4 × 3 = 12, 113, 4 × 3 = 12, बचा 1, फिर 4 × 2 = 8, यानी कि 173.2 अपॉन में 10⁵5। इस 10⁵5 को बच्चों में एक बार ऊपर ले चलेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा 173.2 × 10⁵5, और ए बच्चों आपका जैसे ही ऊपर आएगा ए हो जाएगा माइनस में, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। देखो अब क्या दिया गया यहाँ पर ऑप्शन, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 173.173। अब देखो होता क्या है, इस दशमलव को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमें घातें प्लस में काउंट करनी है, अगर यहाँ पर दशमलव होता है इधर ले आके आते तो हम घातों को माइनस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो प्लस में घातें काउंट करेंगे, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे 1 2, तो 1.732 लिखेंगे, तो गुणे में 10⁵ आपके पास 5 रुपये किसी के उधार थे और आपने उसके 2 रुपये चुकता कर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 3 रुपये का उधारी बचा, ठीक है। और मात्रक वही रहेगा एज सेकंड इनवर्स, ठीक, याद रखना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला विकल्प सही बताया गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स होता है, जो कि चाहे प्रथम कोट की हो चाहे वो शून्य कोट की हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है V47, ठीक है। रंगीन यौगिकों का निर्माण संभव होता है जब उस अयौगिक में विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं विद्यमान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उसमें उपस्थित है तो यौगिक रंगीन होता है, मोस्टली डी ब्लॉक के तत्व। ये आपको एक तत्व दिया गया, इसमें CO की समन्वय संख्या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या किसको भी हम कह सकते हैं, ये हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अगर आप इस कंपाउंड की निकालेंगे तो +1 आएगी, 6 आएगी। अब एक कैसे निकालना है सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, IPSC यौगिक जब हमने नामकरण पढ़ाया था वहाँ पर पढ़ाया था, तो आप इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ रंगीन संकुल नहीं बनाता, तो याद रख लेना Al ट्रिपल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डबल पॉजिटिव हो तो केसौर होगा, एक पॉजिटिव हो केसौर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन का बहुत खेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेलोफार्म किसके ट्राई हेलोजन होते हैं। देखो हेलोफार्म किसके ट्राई हेलोजन होते हैं, तो मेथेन के होते हैं, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C6H6 यानी कि बेंजीन प्लस क्लोरीन का उत्पाद क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम प्रकाश की उपस्थिति को हटा देंगे तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अन्यथा हमारा बनेगा C6H6Cl6, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें 3 से बैलेंस ही करना रहेगा, ठीक है। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, जो कि बहुत जहरीली होती है। क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है औद्योगिक विलायक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, ठीक है, नहीं कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता है निश्चेतक के रूप में तो भी वो भी विकल्प हमारा सही हो जाता। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और बच्चे यहाँ पर शायद ये सभी लगा के आ जाएंगे, जो कि बहुत गलत है।
ल्यूकोस अभिक्रमक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है? ल्यूकोस अभिक्रमक जो होता है इसके द्वारा हम अल्कोहल की पहचान करते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा? तो आपका पता होना चाहिए कौन सा यौगिक नहीं देगा। प्रोपेल्डिहाइड आपका जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, याद रख लेना। अभी आपको एक कंपाउंड दिया कि इसमें प्राथमिक एमीन कितने संभव है। प्राइमरी एमीन उतने ही बना सकते हैं जितना इसमें कार्बन है, कि 4 बना सकते हैं। आप इसकी बना के देखेंगे तो आप बन जाएंगे। अभी आपको एक अभिक्रिया दी गई, इसमें हम अगर यहाँ पर C6H5 रखते थे, एनिलीन लेते थे तो यहाँ पर फेनिलाइसोसाइनाइड बनता था। एमीन लेते अगर आप मेथिल एमीन लेते थे तो मेथिलाइसोसाइनाइड बनता था। ये अभिक्रिया आपकी जो थी वो थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और मैंने कई बार नेम रिएक्शंस पढ़ाई है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिक्रमक क्या होता है? Br2KOH होता है। इंसुलिन के जल अपघटन में प्रयुक्त होता है फ्रक्टोज। कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन विटामिन के नाम से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, सेलुलोज होता है, इसको पचाने के लिए फाइब्रोवेक्टर सर्सिनोजिनस एक बैक्टीरिया होता है, वो इसको पचाता है जानवर के अंदर। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। डीएनए में कौन सा क्षारक उपस्थित नहीं होता है? यूरेसिल, जो कि आपके डीएनए में थायमीन होता है। यूरेसिल आपका जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में थायमीन पाया नहीं जाता है। एस्कर्बिक अम्ल नाम है। एस्कर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। निम्न में से कौन एक मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज। कार्बिल एमीन क्रिया देता है मेथिल एमीन जो प्राइमरी एमीन, हम ऐसा कर सकते हैं। देखो, ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, ये भी द्वितीयक एमीन है। तो दोनों द्वितीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, प्राथमिक एमीन। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम चाहे एनिलीन लेते थे चाहे मेथिल एमीन लेते थे, तो हमें प्राथमिक एमीन वहाँ पर प्रयुक्त करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको अभिक्रिया दी गई, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका मुख्य उत्पाद क्या बनता था। ब्यूटेन 2 एक 80% बनता था, एक 20% बनता था। मैंने आपको पढ़ाया है। हिंसबर्ग अभिक्रमक होता है वेंजिल सल्फोनिक क्लोराइड, फोनिल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देगी? यहाँ पर देखो, ये द्वितीयक एमीन दी गई, ये प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है भी, जो कि मैंने पीछे भी बताया कि प्राथमिक एमीन आपकी अभिक्रिया सिर्फ देता है। तो और कौन सा नहीं देता? यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है प्राथमिक एमीन। यहाँ पर प्राथमिक एमीन तीनों, तो तीनों देगी। कौन सा नहीं देता है? तो आपकी द्वितीयक एमीन। फार्मेलिन जलीय विलेन होता है किसका? होता है फार्मल्डिहाइड का। ये आपको एक अभिक्रिया दी गई जिसको हम हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते थे। यहाँ पर सिल्वर एसीटेट लेते थे, CH3COO लेते थे। यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड बनता था, आपको मैंने कई बार पढ़ाया हुंस-डीकर अभिक्रिया। फास्जीन होता है, COCl2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन है? तो ANI डबल पॉजिटिव एक आपका अनुचुंबकीय आयन है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपको जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दी, इन सभी क्वेश्चंस का आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। 7 से 8 दिन के बाद एक बार आपको दोबारा पढ़ लेना अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। इंस्टा पर हमें DM कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।